Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. This is Mohammad Sklan, your English instructor. और आज के इस लेक्चर के अंदर हम 6 क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम इसी चैप्टर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके हमने जवाबात लिखने हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शब्बीर शरीफ शहीद बॉर्न, कि कहाँ पे और कब मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पैदा हुए। तो चलते हैं जवाब की तरफ। हाँ जी, इसका आंसर कुछ इस तरह है, शब्बीर शरीफ वाज born on April 28, 1943 into a राजपूत फैमिली इन कुंजा गुजरात। कि मेजर शब्बीर शरीफ कब पैदा हुए? 28 अप्रैल 1943 के अंदर राजपूत ख़ानदान के अंदर, और जगह कौन सी थी? कुंजा गुजरात। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेजर शब्बीर शरीफ टास्क्ड विद एंड हाउ डिड ही कंप्लीट दैट टास्क। कि मेजर शब्बीर शरीफ को कौन सा फरीज़ा सौंपा गया और आपने वो फरीज़ा कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया। ही वॉज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी खीरा एंड बेरी विलेज इन द सुलेमानी सेक्टर। आपको ये फरीज़ा मिला कि गुरुमुखी खीरा एंड बेरी एक गांव था जो कि इंडिया के कब्ज़े में था, उसको वापस यानी कि रिकैप्चर करना था। तो ये टास्क आपको मिला गया। ही फाट विद ग्रेट ब्रेवरी along with his men and recapture lost position। तो आप अपने जांबाजों के साथ मिलकर बड़ी बहादुरी से लड़े और उस गांव को उनके कब्जे से छुड़वाया। उसके बाद हाउ डिड मेजर शब्बीर शरीफ फाइट विद द एनिमी राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। कि मेजर शब्बीर शरीफ अपने दुश्मनों के साथ, अपने दुश्मनों के खिलाफ किस तरह लड़ें, किस तरह जंग की। ही fearlessly passed through the mini field laid by any fees, swam across water obstacle the Sabana distributed west under intense enemy fire and led his company to capture the object। मेजर शब्बीर शरीफ दुश्मनों की तरफ से खोदी गई सुरंग को बड़े हिम्मत के साथ बेखौफ व ख़तर होकर उसको पास किया, वहाँ से गुज़रे और सबाना नामी जो डिस्ट्रीब्यूटरी थी यानी कि जो नहर थी, तो उसके अंदर पानी की मुखालिफ सिमत में तैर कर अपनी कंपनी को लीड करते हुए अपने ऑब्जेक्ट तक पहुँचे, कैप्चर द ऑब्जेक्ट। उसके बाद व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शब्बीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट। कि वो कौन कौन से अवार्ड थे जो मेजर शब्बीर शरीफ को मिले। ही इज़ द ओनली सोल्जर हु रिसीव्ड बोथ निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत फॉर हिज हीरोइज्म। ये वो वाहिद शख्सियत है, वो वाहिद सिपाही है, बहादुर है, जिसको अपनी जांबाजी की वजह से, हीरोइज्म की वजह से निशान हैदर और सितारा जुर्रत मिला। ही हैड आल्सो रिसीव्ड द सोर्ड ऑफ ऑनर, और इसके अलावा इन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर यू नो हु हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशान हैदर। इसमें वो कहता है कि जो आप सोल्जर जानते हैं, जिनके नाम आप जानते हैं, वो कौन कौन से हैं जिन्होंने हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशान हैदर रिसीव मीन हासिल किया था। तो उनमें मेजर राजा अजीज़ भट्टी, मेजर तुफैल शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद और मेजर राना शब्बीर शरीफ शहीद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन यू डू
फॉर योर कंट्री, कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले कुछ करने का तो फिर आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। वी कैन लेट डाउन आवर लाइव्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑनर ऑफ आवर कंट्री। हम क्या करेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत और मुल्क की इज्जत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। ये जो लेसन, ये जो यूनिट आपने पढ़ा है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, इसको समराइज करें, इस पूरे यूनिट को समराइज करें। जी, राना शब्बीर शरीफ वाज वन ऑफ द ब्रेव सन्स ऑफ आवर नेशन। ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 28, 1943 इन कुंजा गुजरात। के मेजर शब्बीर शरीफ हमारी इस कौम के अजीम बहादुरों, अजीम बेटों में से एक था, जो कि 28 अप्रैल 1943 कुंजा गुजरात के अंदर पैदा हुआ। ही वाज पोस्टेड टू 6 बटालियन ऑफ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। ठीक है, ये फ्रंटियर फोर्स यानी कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ट्रांसलेशन के अंदर कि फ्रंटियर फोर्स कौन सी होती है, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी मुल्क की सरहद पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। तो 6 बटालियन रेजिमेंट के अंदर इसको भर्ती किया गया था। इन द 1971 इंडो पाकिस्तानी वार ही वाज अ कमांडर ऑफ कंपनी फ्राम द 6 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के दौरान 1971 के अंदर ये उस कंपनी का कमांडर था जो कि 6 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की थी। ही वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी, खेरा एंड बेरी, अ विलेज इन द सोलोमान की सेक्टर। ठीक है, और ये इसको टास्क मिला था, फरीज़ा मिला था। क्या था फरीज़ा कि इस एक गांव जिसका नाम था गुरुमुखी, खीरा एंड बेरी, इसको आज़ाद करवाना था। उसके बाद मेजर शब्बीर शरीफ वाज जस्ट 28 ईयर ओल्ड व्हेन ही एम्ब्रेस्ड मार्टियरडम। मेजर शब्बीर शरीफ सिर्फ 28 वर्ष के थे जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड हिम विद द निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत फॉर हिज हीरोइज्म। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इनकी सलाहियतों की वजह से, इनकी जांबाजी की वजह से इन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलीज। सिमिलीज क्या होता है? सिमिली इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर वन थिंग टू अनदर यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। मीन टू से व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, यानी कि लाइक और एज की मदद से जब हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिमिली मीन तशबीह। सिमिली यहाँ पर देखें, एज क्लियर एज क्रिस्टल, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? वेरी क्लियर, बिल्कुल साफ। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द स्काई इज क्लियर एज क्रिस्टल। नेक्स्ट ये है एज बिजी एज बी, यानी कि मक्खियों की तरह मसरूफ होना। वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा मसरूफ। अतीक वाज एज बिजी एज बी डूइंग हिज असाइनमेंट, कि अतीक अपने असाइनमेंट की तकमील के लिए इस तरह मसरूफ था जिस तरह मक्खियाँ मसरूफ होती हैं। उसके बाद एज फ्रेश एज अ डेजी, यानी कि वेरी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज फ्रेश एज डेजी। शाइन लाइक अ स्टार, यानी कि सितारों की तरह चमकना। कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, शी शॉन लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस, वो अपने नए कपड़ों में, नए ड्रेस में सितारों की तरह चमक रही थी। उसके बाद एयर्स लाइक अ रैबिट, वेरी लार्ज। एयर्स लाइक अ रैबिट से मुराद यानी कि खरगोश की तरह बड़े कान। खरगोश के कान बड़े होते हैं ना, इसलिए एयर्स लाइक अ रैबिट। ही हैज़ एयर्स लाइक अ रैबिट, इसके भी इतने कान बड़े हैं जिस तरह खरगोश के होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने सिमिलीज के कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यूज द सिमिलीज बिलो एंड सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन in your notebook. First one, as cold as ice, as light as a feather, swim like a fish, as wise as an owl, fight like cats and dog, as happy as a। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। एज कोल्ड एज आइस, यानी कि इस तरह ठंडा जिस तरह
बर्फ होती है। योर फिंगर्स आर एज कोल्ड एज आइस, आपकी उंगलियां इस तरह ठंडी है जिस तरह बर्फ होती है। उसके बाद एज लाइट एज अ फीदर, इतना हल्का जिस तरह एक पंख होता है, पर होता है। शी वाज एज लाइट एज अ फीदर, यानी कि वो इतनी हल्की, हल्की से मुराद यानी कि उसका इतना वजन कम है जिस तरह एक पंख का होता है, एक पर का होता है। स्विम लाइक अ फिश, ठीक है, मछली की तरह तैरना। ही इज एबल टू स्विम लाइक अ फिश, वो इस काबिल है कि वो मछली की तरह तैर सके। एज वाइज एज एन ऑल, उल्लू की तरह दाना। आई ऑलवेज लिसन टू माई फादर, ही इज एज वाइज एज एन ऑल, मैंने हमेशा अपने वालिद से सुना है कि वो इस तरह अक्लमंद है, इस तरह दाना है जिस तरह एक उल्लू होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ना। आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, शादी के 2 साल के बाद उन्होंने कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एज हैप्पी एज लार्क, आई एम एज हैप्पी एज लार्क। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एन एडवर्ब और परिपोजिशन, ठीक है, यानी कि किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? एक फ्रेजल वर्ब किस चीज़ से मिलकर बनता है? नंबर 1 वर्ब से, यानी कि फेल से। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? यानी कि दोज वर्ड विच आर यूज टू मॉडिफाई वर्ब, ठीक है, यानी कि वो अल्फाज जो वर्ब की खसूसियात को बयान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और परिपोजिशन, परिपोजिशन क्या होता है? परिपोजिशन परिपोजिशन आर दोज वर्ड विच आर यूज टू शो पोजिशन ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शट अप, लुक आफ्टर, ठीक है, तो ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर देखें, रीड द फ्रेजल वर्ब बिलो एंड नोटिस देयर यूज इन सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं और उनको हमने सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ब्लो अप, कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बैलून्स। उसके बाद गेट एंग्री, मारिया गेट्स एंग्री एट ऐशा, ठीक है। कैरी ऑन, गेट्स एंग्री मीन गुस्से होना, कैरी ऑन जारी रखना। दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स। उसके बाद जी हमारे पास कुछ हैं सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, इनको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जिस तरह एग्री विद, काम डाउन, फाइंड आउट, गिव अप, होल्ड ऑन। हाँ जी, एग्री विद का मतलब क्या होता है? यानी कि मुतफिक होना। ही डज नॉट एग्री विद गिविंग मनी टू बेगर्स, वो इस बात पर मुतफिक नहीं है कि वो बेकारियों को कुछ रकम दे। काम डाउन मीन थम जाना। ही टुक अ फ्यू डीप ब्रीथ, उसने कुछ गहरे सांस लिए। टू काम हिमसेल्फ डाउन, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद फाइंड आउट मीन किसी चीज़ को ढूंढना। आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग आउट अबाउट हिम येट, मैंने अभी तक उसके बारे में कोई चीज़ नहीं ढूंढ सका। उसके बाद गिव अप का मतलब क्या होता है? तर्क कर देना। शी डज नॉट गिव अप इजली, वो आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसके बाद है होल्ड ऑन मीन मजबूती से पकड़ना। शी होल्ड ऑन टाइटली टू हिज वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, उसने यानी कि किसी लड़की ने किसी लड़के की कमर को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। शी हेल्ड ऑन टाइटली टू हिज वेस्ट। उसके बाद हमारे पास कुछ ईडियम्स हैं। ईडियम बेसिकली क्या होता है? एन ईडियम इज अ सेइंग और एक्सप्रेशन that says one thing literally but means something else when explored and in context, ठीक है। ईडियम क्या होते हैं? ईडियम ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका लिटरी मीनिंग और होता है और हिडन मीनिंग और होता है, ठीक है, यानी कि मख्फी मतलब और होता है और जहरी मतलब उनका और होता है, ठीक है। लेकिन जब वो कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं तो वो अपने जो उनका ओरिजिनल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वो देते हैं। फॉर एग्जांपल लेंड अ हैंड मीन मदद करना, टू प्रोवाइड हेल्प। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग,
ठीक है, यानी कि इससे क्या मुराद है, कैट्स एंड डॉग से क्या मुराद है, इनसे मुराद ये है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ भागते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो भागते हैं तो पता नहीं चलता वो पहले कहाँ पर थे, तो वो इतनी जल्दी से भागते हैं कि वो किसी और मकाम पर पहुंच जाते हैं। यानी कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर के साथ दो शिकार करना। गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, यानी कि एक एक्शन की मदद से, एक अमल की मदद से दो काम सर अंजाम देना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इडियम्स हैं, इनको भी हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है जी। कैट्स एंड डॉग, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग एट द पार्क, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन्स, दिस वाज वन वे टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये वह रास्ता था जिसकी मदद से मैं एक तीर से दो शिकार कर सकता था। उसके बाद लेंड अ हैंड मीन टू से हेल्प करना। कुड यू लेंड मी हैंड विद दीज बैग्स, क्या ये बैग्स उठाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाथ बटा सकते हैं। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, यानी कि समवन हु वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, मीन टू से जब कोई आदमी किसी खस्ता हाल सूरत में होता है, जब कोई आदमी बीमार होता है। ठीक है, अंडर द वेदर मीन टू से इस जो लफ्ज़ी मतलब है उससे क्या मुराद है, यानी कि बीमार होना, या फिर जिस तरह मौसम ख़राब होता है। टुडे आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आज मैं मेरा मूड ख़राब है या फिर मैं सही महसूस नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यू यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की खसूसियात को बयान करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब मीन बयान करते हैं अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी आदमी को, किसी जगह को या फिर किसी चीज़ को। आल्सो एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन की खसूसियात को भी बयान करते हैं। जिस तरह यहाँ पर स्लो है, ठीक है, स्लो आंट। ठीक है, यहाँ पर आंट क्या है, नाउन है, आंट मीन चौंटी, और एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, स्लो। तो स्लो आंट ये एक वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। उसके बाद ओल्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। बिल्डिंग यहाँ पर नाउन है, ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, जिस तरह इंटेलिजेंट मीन ज़हीन, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर अली क्या है, नाउन है, और इंटेलिजेंसी क्या है, वो खसूसियात है। ठीक है, तो अली की खसूसियात बयान कर रहा है जो वर्ड, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। But if we want to add two or more adjective before a noun, then we follow the following adjective order before noun. ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखें। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वालिटी है, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन। ठीक है, अब क्वांटिटी से क्या मुराद है, अ क्वांटिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, क्वांटिटी से क्या मुराद होता है, यानी कि मिकदार, किसी चीज़ की मिकदार को बयान करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल 1, 2, few, many, a lot, etc. तो ये तमाम वर्ड जो हैं ये क्या है, क्वांटिटी हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्वालिटी क्या होता है, खसूसियात। और क्वालिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, यानी कि ये किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक, किसी चीज़ की खसूसियात को बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, काइंड, etc. तो ये क्या कर रहे हैं, नाइस से क्या मुराद है, यानी कि वो खूबसूरत है, तो उसकी खूबसूरती, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ब्यूटीफुल उसकी खूबसूरती, एक्सीलेंट जहानत। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या है, किसी आदमी की जहानत के बारे में, यानी कि मीन टू से वो किसी आदमी की खसूसियात, उसकी करैक्टरिस्टिक, उसके जो फीचर हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्वालिटी एडजेक्टिव। उसके बाद साइज,
एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ऑफ साइज डिस्क्राइब द साइज ऑफ समथिंग। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इससे क्या मुराद है, यानी कि किसी चीज़ का जो साइज होता है तो उस चीज़ का साइज बयान करने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज। फॉर एग्जांपल बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, टीनी, टॉल, शॉर्ट, एक्सेट्रा। उसके बाद शेप, शेप मीन शक्ल। अ शेप एडजेक्टिव डिस्क्राइब द शेप ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ की शक्ल को, ठीक है, किसी चीज़ की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको बताने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अ शेप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, या एन एडजेक्टिव ऑफ शेप। जिस तरह स्ट्रेट, ओवल, स्क्वायर, फ्लैट, राउंड। तो ये यानी कि राउंड भी क्या है, किसी चीज़ की शेप को बयान कर रहे हैं। फ्लैट, स्क्वायर, एक्सेट्रा। उसके बाद कलर, कलर भी यानी कि किसी चीज़ का रंग बयान करने के लिए कलर, एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, एक्सेट्रा। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन से क्या मुराद होता है, ओरिजिन से मुराद ये है कि जब हम, वैसे जो वर्ड ओरिजिन होता है इसका मतलब होता है बुनियाद। ठीक है, एन ओरिजिन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, टर्की, दुबई, लंदन, थाईलैंड, आयरलैंड, एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आदमी, जब हम उसकी क्वालिटी को बयान कर रहे होते हैं तो ओरिजिन से मुराद है कि वो आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली बिलोंग टू पाकिस्तान। ठीक है, ऐशा बिलोंग टू टर्की। तो ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, मीन टू से फ्रॉम वेयर ही वाज बिलोंग टू। नेक्स्ट ये हमारे पास है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अच्छा, यहाँ पर वर्ड एंटीसीडेंट का क्या मतलब, वर्ड एंटी का मतलब होता है बिफोर, से पहले, जिसे आप साबका कहते हैं। उर्दू में आपने एक वर्ड सुना होगा, साबका, लहका। लहका जो बाद में आता है और साबका जो पहले आता है। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट इज व्हेन द प्रोनाउन एग्री इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन विद इट्स एंटीसीडेंट। A personal pronoun takes the place of noun, and antecedent is a word for which a pronoun stands. The pronoun must agree with its antecedent and number. जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, कैल से फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो कैल से है ये क्या है, एंटेसिडेंट है, एंड हर जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन से पहले वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो प्रोनाउन से पहले वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर कैल से क्या है, कैल से क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, लेकिन नाउन जब प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, ठीक है, इज अ प्रोनाउन। एंड यहाँ पर जो कैल से है वो क्या है, यानी कि कैल से एंटीसीडेंट है किस चीज़ का, हर का। हर प्रोनाउन है और ये क्या है, नाउन है। द डॉग एट द शेल्टर इज इंटरजेटिक बट वी स्टिल रेडी टू लाइक हिम। यहाँ पर जो डॉग है वो क्या है, एंटीसीडेंट है, और हिम क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पर हमने अंडरलाइन करना है, इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड सर्कल इट्स एंटीसीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें द स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है, तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट एंटीसीडेंट है। वेटेड फॉर देयर, तो यहाँ पर देयर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, द स्टूडेंट ज्यादा है तो देयर उनके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अफशा वेव्ड टू हर फ्रेंड्स, ठीक है, संदस। तो अफशान क्या है, यहाँ पर एंटीसीडेंट है, और हर क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। उसके बाद मिस्टर अफशान वाज वेरी एंग्री सो शी, ठीक है, फिनिश द होल पिज्जा। मिसेज अफशान, ठीक है, सॉरी मिसेज अफशान है, सो मिसेज अफशान ये क्या है, एंटीसीडेंट है, और शी क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद द प्रेसिडेंट सेट इन हिज चेयर, तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट क्या है, एंटीसीडेंट है, और यहाँ पर हिज क्या है, वो है प्रोनाउन। उसके बाद अली लव्स हिज कैट, ठीक है, अली नाउन और ये प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है,
हिज का एंटेसिडेंट है। उसके बाद सेंटेंस विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखें सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ स्टेटमेंट, आस्क अ क्वेश्चन और एक्सप्रेशन, अ कमांड, विश और एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कंप्लीट सेंस बयान कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आस्क अ क्वेश्चन, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कोई एक्सप्रेशन कोई चीज़ किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा हो, कमांड कोई हुक्म दे रहा हो, विश या फिर कोई ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा हो, और एक्सक्लेमेशन। Furthermore, we have two types of sentence, simple sentence and compound sentence. अब सिंपल सेंटेंस देखें, सिंपल सेंटेंस सादा अल्फाज, सादा जुमले, और कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़े हुए। ठीक है, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में कंपाउंड करते हैं, मिलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है यानी कि जो जिसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या मुराद होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद यानी कि ऐसी क्लॉज जिसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। और डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी सेंटेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बॉय किक्ड द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉय है वो फ्रेज है, एंड किक्ड द बॉल, तो किक्ड द बॉल क्या है, ये क्या है, क्लॉज है। ठीक है, तो ये एक मीनिंग, एक सेंस कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, द ट्रेन इज़ लेट, ये क्लॉज है, तो ये कौन सा सिंपल सेंटेंस बन रहा, आई लव माई न्यू कार। ठीक है, ये समझ लें कि सिंपल सेंटेंसेस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि अगर दो भी हों तो फिर भी काम चल जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब भी हो तब भी काम चल जाता है। आई लव माई न्यू कार, आवर कार ब्रोक डाउन। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस आर लार्जर देन सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि जब दो सेंटेंसेस आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनेंगे और वो सिंपल सेंटेंसेस से बड़े होंगे। और दे टिपिकली यूज कॉमास और कनेक्टर्स बिटवीन द क्लॉज। ठीक है, तो उनके दरमियान जब उन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए वो कंजक्शन, ठीक है, या फिर कॉमास के साथ जुड़े हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, तो इसके बाद हमने कॉमा लगाया, एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर द हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और ये और उसके अलावा एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। उस्मान वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ तक उस्मान वेंट टू स्कूल, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट ये क्या, बट जो वर्ड है ये कंजक्शन है। ठीक है, हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी, और ये भी एक और सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दो सिंपल सेंटेंस को एक कंजंक्शन की मदद से यानी कि बट की मदद से जब हमने मिला दिया तो वो क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यहाँ पर देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल और कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि ये सिंपल है या फिर कंपाउंड। आई डोंट नो द आंसर, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। स्टैंडिंग ऑन द टिपटो ही रीच्ड फॉर द मैंगो, तो यहाँ पर देखें ये दो सेंटेंसेस हैं, तो ये कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। यू कैन वेट हेयर,
तो ये सिंपल सेंटेंस है। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये कौन सा है? ये भी सिंपल सेंटेंस है। ही वाज सिक देयरफॉर ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो ये कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एक्शन or event in the time before now, which began in the past and were still going on when another event occurred. अच्छा जी, पास्ट कंटिन्यूअस ऐसा टेंस होता है जो माजी में शुरू हुआ था और स्टिल जारी है। ठीक है, यानी कि जब आपने कोई काम माजी में करना शुरू किया था और अभी तक वो जारी है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देख लें। अफर्मेटिव यानी कि सादा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद वाज बार और वाज बार के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, बाकी वैसे रहेगा। और इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास वाज बार होता है उसको फिक्रे के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लें। ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, ठीक है, यानी कि वो पिछली रात टेलीविजन देख रहा था। यू वर नॉट स्टडीइंग मैथ यस्टरडे, ठीक है, आप कल आप मैथ नहीं पढ़ रहे थे। वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, ठीक, क्या वो कल खेल रहे थे? कल रात खेल रहे थे। ठीक है, तो ये तमाम सेंटेंसेस क्या हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। और एक और अहम बात, वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं और वाज हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें, चेंज द सेंटेंस बिलो इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, इसको अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा कैसे करेंगे? ही वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट। ठीक है, अगर इसको इंटेरोगेटिव में करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? वाज ही वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद चिल्ड्रन वर प्लेइंग काइट्स, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग काइट्स, ये नेगेटिव हो गया। और इसको इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, तो ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव। उसके बाद जीरंड एंड पार्टिसिपल। A gerund acts like a noun while participle acts like a verb or adjective। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो gerund होता है वो noun का फरीज़ा सर अंजाम देता है और जो participle होता है वो क्या करता है? acts like a verb और adjective। ठीक है, adjective और verb का एक्शन परफॉर्म करता है और gerund noun का एक्शन परफॉर्म करता है। Both the gerund and participle come from a verb, लेकिन ये दोनों क्या हैं? वर्ब से लिए जाते हैं। एंड बोथ आर इन आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लें। जीरन टीचिंग इज माय प्रोफेशन, यानी कि जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? जीरन बन जाएगा। यहाँ पर टीचिंग, टीच क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दें तो क्या बन जाएगा? टीचिंग। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? जीरन है। Gerund is my profession. Teaching is my profession. Here teaching is used as a noun. ठीक है, लेकिन यहाँ पर teaching कैसे इस्तेमाल हुआ है? बतौर noun के। उसके बाद running is good exercise। ठीक है, run फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, तो ये क्या बन गया? running। तो running क्या है? gerund है। is good exercise, here running is used as noun। उसके बाद participle, he is teaching English। he is teaching English, here the teaching is used as a verb। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल भी यानी कि फेल की फॉर्म्स को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पर जो ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो ये क्या है? here teaching is used as verb। I put on my running shoes, here running is used as verb। ठीक है, जिरांड के अंदर जो टीचिंग था वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ। ही इज टीचिंग यानी कि वो पढ़ा रहा है। ही यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन और है, यानी कि पढ़ाने वाला और है, लेकिन टीचिंग क्या है? पढ़ना किसी और का काम है।
I put on my running shoes. Here running is used as verb. उसके बाद यहाँ पर देखें आइडेंटिफाई द वर्ब्स एज जेरंड एंड पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर देखें सिटिंग, आईली इज नॉट माई हैबिट, यहाँ पर सिटिंग क्या है, ये जिरंड है। आई विल बी स्लीपिंग, तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, ये स्लीपिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है। उसके बाद स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, जिरंड। आई सा हिम सिटिंग हेयर, ठीक है, यहाँ पर सिटिंग क्या है, ये पार्टिसिपल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि 6th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 मेजर शबीर शरीफ शहीद की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल था। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग का नहीं देखा तो वो लाजमी देखें ताकि आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। नो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू माय वर्ड। अल्लाह हाफिज़।